हेलो स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया है, तो वो शायद आपको एकदम समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अभी अपन रोल्स थ्योरम के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये थ्योरम होती है, क्या होती है, अभी आपको समझा देते हैं। कैसे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जुड़ी हुई है, ये भी आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेट fx is a continuous function, fx is a continuous function in interval a to b and differentiable in a to b open। ठीक है, इस तरीके से बोला गया कि कोई एक फंक्शन fx दे रखा है आपको, क्लोज ए टू बी में कॉन्टिन्यूस है और ओपन ए टू बी में डिफरेंशिएबल है। ये तो इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन यहाँ तक तो होनी चाहिए। ठीक है, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट का साइन आप समझते होंगे, उल्टे ई के जैसा साइन होता है। अगर ऐसा साइन आपने लगाया है तो उसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए मैं ऐसी डायग्राम बनाता हूं, कोई एक फंक्शन इस तरीके से है ए से बी में, और आपको ये बोला गया कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये दोनों सेम है, और साथ ही में ये बोला गया कि ए से बी तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ए से बी के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ए और बी के बीच में, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ सी। ठीक है, इसको और ज़्यादा करेक्ट करें तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट at least, there exist at least one C belongs to A to B such that this। ठीक है, इसका क्या मतलब अभी आपको समझाएंगे, तो इसको एकदम करेक्ट कर लेना। there exist at least one C belongs to A to B such that f dash C is equals to 0। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, इसने बोला है कि A से B के बीच में एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसको मैंने नाम C दिया है, और उस C पर f डैश जो x आएगा या डिफरेंशिएशन जो आएगा, यानी टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो हमेशा कितनी होगी, 0। तो इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, पहला स्टेटमेंट को हमने क्या बोला कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C बिलोंगिंग्स टू A टू B सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। पहली चीज तो हमने ये बोली, और इसी चीज को हम दोबारा क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एट लीस्ट वन C बिलोंगिंग्स टू A टू B एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरी इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं कि एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा इस फंक्शन में बीच में कहीं, जहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। आई बात समझ में? या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूं कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पक्का आएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C बिलोंगिंग्स टू A टू B विच हैव या विच इज एक्सट्रीम या लोकल एक्सट्रीम, विच इज लोकल एक्सट्रीम। लोकल एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा एटलीस्ट वन C विच इज लोकल मैक्सिमा ऑफ fx। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या बोलना चाह रहा है कि सबसे पहली बात, जब रोल्स थ्योरम की बात आएगी कि ये रोल्स थ्योरम इसमें यूज करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये देखिए। कंडीशन क्या होगी सबसे पहले रोल्स थ्योरम लगाने की। तो इसमें हमेशा क्या होता है, कोई भी थ्योरम में दो पार्ट होते हैं।
एक पार्ट क्या होता है कि कंडीशन हमको चेक करनी है, और दूसरा पार्ट क्या होता है कि वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गई तो रिजल्ट क्या आएगा ये हमको देखना होता है। तो इसी थ्योरम को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट क्या है, इसकी कंडीशन। तो आपको जब भी रोल्स थ्योरम के बारे में सोचना हो या लगाना हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि सर क्या ये फंक्शन ए टू बी क्लोज में कॉन्टिन्यूअस है क्या, दूसरा ए टू बी ओपन में डिफरेंशिएबल है क्या, और तीसरा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है क्या। क्लियर है। तो कंडीशन की अगर मैं बात करूं, फिर से इसी को मैं लिखता हूं, आपने नोट कर लिया हुआ शायद। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ए टू बी में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ए टू बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। जैसे कि मान लीजिए मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ और आप मुझे ये बताना कि इसमें रोल्स थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है। तो मैंने पहला डायग्राम इस तरीके से बनाया है। चलिए इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो ये ए है, ये बी है। तो आप देख सकते हो रोल्स थ्योरम अगर आप यूज करते हो तो ये दोनों बराबर है। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मान लीजिए ये चीज को मैं 5 बोलता हूँ तो आप क्या बोलोगे, सर एफ ऑफ ए भी 5 होगा, एफ ऑफ बी भी 5 होगा। इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये ए से बी के बीच में तो कॉन्टिन्यूअस है बट ए पर कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। तो इसीलिए इस वाले डायग्राम में मैं रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है। चलिए दूसरे एक एग्जांपल अपन लेते हैं। सोचिए क्या इसमें रोल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? आंसर होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी तो इक्वल है मान लिया, बट ये बीच में एक जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ए और बी के बीच में ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन क्या होगी अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले, तो ये फंक्शन ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस है, ए टू बी के बीच में डिफरेंशिएबल है, बट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है, इसीलिए इसमें भी हम रोल्स थ्योरम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इसीलिए मैंने आपको बात बताई है कि रोल्स थ्योरम को यूज करने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। क्लियर है, समझ में यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन लगाने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा ये हमको देखना है। इससे हम क्या बता सकते हैं, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हम बोल क्या सकते हैं, हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 सी कोई भी नंबर है, 1 अल्फा 1 सी 1 पी ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, बिलोंगिंग्स टू ए टू बी, ए और बी के बीच में एक ऐसा सी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में हमने क्या बोला है कि एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा फंक्शन में ए और बी के बीच में जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। क्लियर है। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 क्यों लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम देखिए ध्यान से। अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया, तो आप देख सकते हो ए से लेकर बी तक, इस डायग्राम में ए से लेकर बी तक एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ए से बी में कहीं फंक्शन टूट नहीं रहा है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और कहीं पर भी शार्प कॉर्नर या वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, इसीलिए ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे तो आपको 3 पॉइंट ऐसे मिल गए हैं जहाँ पर एफ डैश 0 होगा, यही तो हमको देखना है। तो इसीलिए मैंने क्या देखा है, इसीलिए मैंने लिखा है कि एक कम से कम एक रूट तो ऐसा जरूर आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस वाले डायग्राम में 3 रूट ऐसे आ गए हैं या 3 पॉइंट ऐसे आ गए हैं
3x ऐसे आ गए हैं जहाँ पर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1। तो एक के बारे में हम पक्का बता पाएंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा हो, कितने हैं ये कभी हम नहीं बता पाएंगे रोल्स थ्योरम से। हम ओनली ये बता सकते हैं कि कम से कम एक तो पक्का आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक हिंट अपन को मिल गई कि जब भी ऑप्शन में इस तरीके की बातें हों, कम से कम एक रूट होना चाहिए, कम से कम 2 रूट होने चाहिए, तो उस वाले टाइम हम एक बार रोल्स थ्योरम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन होते हैं और कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक आधा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन -2 to 4 फॉर fx इज इक्वल टू x² - 12। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलते हैं, तो आप इनको देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है हमको रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी वाली बात हम करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर बोर्ड होता तो हमको थोड़ा लिखना पड़ता, बट अभी अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है, तो -2 से 4 में हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये चेक हो गया। दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात चेक करिए, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएबल होगा, क्यों, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर। तीसरी बात हमको चेक करनी है f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। तो सबसे पहले मैं f ऑफ -2 कैलकुलेट करता हूँ। f ऑफ -2 कितना आ जाएगा, 4 + 4 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, और f ऑफ 4 कितना आ जाएगा, वो आएगा 16 - 8 यानी वो भी कितना आ जाएगा, 8। तो ये भी कंडीशन चेक हो गई है कि f ऑफ -2 f ऑफ 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to -2 to 4 such that f dash c is equals to 0। ठीक है, तो ये मुझे अब चेक करना है। तो मैंने f dash c पहले कैलकुलेट किया, तो f dash x कितना हो जाएगा, f dash x हो जाएगा 2x - 2। तो f dash c कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2c - 2। अब इसके हिसाब से अपन को क्या करना है, अच्छा वेरीफाई कैसे करते हैं, उल्टा करेंगे, जानबूझ के हम क्या करेंगे, f dash c को 0 कर देंगे। तो f dash c को 0 करने से जो c मिलेगा वो c किसके बीच में मिलना चाहिए, -2 से 4 के बीच में मिलना चाहिए, तो अपनी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाए। अगर इससे बाहर मिलता है तो मतलब रोल्स थ्योरम इसमें वेरीफाई नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब हमने 0 किया तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो क्योंकि हम जानते हैं 1 बिलोंगिंग्स टू -2 to 4, तो अगर ये -2 to 4 के बीच में आता है 1, तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आप जानते हैं, बट इस तरीके से रोल्स थ्योरम का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो एक एग्जांपल अपन करते हैं, आपको एक डायग्राम देखना है ध्यान से, तो इस तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो ये है A, ये है B। तो पहला स्टेटमेंट मेरा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, ये fx का ग्राफ है, मान लीजिए ये fx है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा हूँ, fx हैव at least one c between a to b, ठीक है, such that f dash c is equals to 0। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, using Rolle's theorem there exist at least one c belongs to a to b such that f dash c is equals to 0। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो अगर आपने सोचा होगा, देखा होगा, तो आपको पता चला होगा पहला स्टेटमेंट होगा ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट होगा फॉल्स। ठीक है, तो
तो पहले स्टेटमेंट में तो ये बोला गया है कि हमको रोल्स थ्योरम कुछ नहीं बताना, हमको डायग्राम को बस देखना है और ये बताना है कि ऐसा कोई सी है ए से बी के बीच में जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ सकती है। तो बिल्कुल ऐसा पॉइंट है, ये हमको दिख गया, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा। बट क्या रोल्स थ्योरम को यूज करके यही बात हम बोल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। हम रोल्स थ्योरम को यूज करके ये बात नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि रोल्स थ्योरम की एक कंडीशन होती है कि ए टू बी क्लोज में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, इसीलिए इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट बिना रोल्स थ्योरम के कॉमन सेंस से ये बोल सकते हैं कि ऐसा इसमें जरूर होगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि ये गिवन है a0, a1, a2 ये सब रियल नंबर्स हैं और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। a0 अपॉन n प्लस 1, a1 अपॉन n प्लस an माइनस 1 अपॉन 2 प्लस an अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सेटिस्फाई करते हैं। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये इक्वेशन का एक रियल रूट होगा इन बिटवीन 0 to 1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देख के हमेशा याद रखना कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ये और किसी मेथड से नहीं होगा। ये तो हमको दिख ही नहीं रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा कि रोल्स थ्योरम यूज करनी है क्या। तो एक चीज तो ये है, पहली हिंट ये है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। तो ऐसा जब भी आए तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हो सकता है ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन हो। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि रोल्स थ्योरम की फायदा क्या होता है, रोल्स थ्योरम की खासियत क्या होती है, देखिए ध्यान से, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं एफ पे, तीनों कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई किस पे करते हैं, एफ पे, और रिजल्ट किसका बताते हैं, एफ डैश का। तो ये बहुत स्पेशल यहाँ पे जानकारी है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन एफ के ऊपर तो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और अगर एफ कंडीशन मतलब फंक्शन एफ है वो कंडीशन पूरी करता है तो रिजल्ट किसके ऊपर बताते हैं, एफ डैश पे बताते हैं। तो जब भी गिवन और आस्क में, मतलब जो भी गिवन है आपको, जो भी पूछा गया है उसमें अगर डिफरेंशिएशन का रिलेशन हो तो समझ जाना हो सकता है रोल्स थ्योरम का यहाँ पे यूज हो पाए। जैसे कि ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो यहाँ से आंसर क्या आता है, यहाँ से आंसर आता है a0 अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो x की जगह अगर आप 1 पुट कर दो तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वो इसका इंटीग्रेशन है। दिख रहा है? मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसके ऊपर मैं रोल्स थ्योरम लगाऊं तो लास्ट में मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ट्रू होना चाहिए, और वो उसके ऊपर आपको रोल्स थ्योरम मतलब उसके ऊपर आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी, या उसके ऊपर आप उसको अप्लाई करोगे, कोई चीज़ को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, तो ये चीज़ अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ आपको क्वेश्चन में देखनी है कि कोई एक दूसरे का इंटीग्रेशन हो या फिर कोई एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो। ऐसा अगर मिल रहा है कंडीशन में तो आपको हमेशा रोल्स थ्योरम की तरफ जाना है। कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप लिखिए टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको अलग से लिख लीजिए। तो आपको प्रूव क्या करना है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से an इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फंक्शन f मतलब ये एक रूट इसका 0 से 1 में आएगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये जो 0 से 1 वाला इंटरवल दे रखा है ये अपना वो a to b वाला इंटरवल है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसके ऊपर हमको मतलब ये जो चीज़ है, तो यहाँ पे जब अपन रिजल्ट लिखते हैं तो लास्ट में क्या आता है, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ऐसे आता है कि नहीं आता है? तो इसका मतलब ये इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये तो एफ डैश रहा होगा किसी का। अगर ये किसी का एफ डैश रहा होगा तो हमको रोल्स थ्योरम किस पे लगानी पड़ेगी, एफ पे लगानी पड़ेगी। तो खुद से एफ अपन को जनरेट करना पड़ेगा। तो हमेशा ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट fx इज इक्वल्स टू, तो जो भी आप fx अज्यूम करते हो वो हमेशा क्या होगा, जो फंक्शन आपको प्रूव करना है या जो कंडीशन आपको प्रूव करनी है उसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन पहले से हम कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा a0 अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, a1 अपॉन n
इंटू एक्स की पावर एन एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आ जाएगा ए एन एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक प्लस सी भी आता है, बट अपनी मर्जी है हम सी को लें चाहे नहीं लें, तो हम सी को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी तो आप देख सकते हो ना, ये तो फंक्शन अपन को अज्यूम करना है, तो अपन प्लस सी वाला फंक्शन अज्यूम करें या ना करें अपनी मर्जी है। तो इसीलिए हम प्लस सी वाला फंक्शन अज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें कोई सी नहीं दे रखा है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने अज्यूम कर लिया। फिर से देख लेना कि ये फंक्शन मैंने कहाँ से लाया है, जो प्रूव करना होता है उसका इंटीग्रेशन है, ऐसा याद रख लीजिए। पूरी बात आपको नहीं समझ में आई तो इतना याद कर लीजिए, जो प्रूव करना है उसका इंटीग्रेशन हमको अज्यूम करना है। तो ये fx अज्यूम हो गया, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी वाली। तो क्या 0 से 1 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? सॉरी, 0 से 1 में क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, चेक हो गया। दिख रहा है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा, क्या ये 0 से 1 ओपन में डिफरेंशिएबल है क्या? तो बिल्कुल डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और तीसरी कंडीशन बताइए एफ ऑफ 0 कितना होगा? तो आपने 0 यहाँ पे रखा तो आंसर आ गया 0। बताइए f1 कितना होगा? तो f1 कितना होगा? 1 रख दीजिए, ए नोट अपॉन एन प्लस 1 प्लस a1 अपॉन एन एंड सोन ए एन। ये क्या होगा? f1। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही आपको दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है? 0। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों को ध्यान से देखा तो मतलब हुआ f0 बराबर होगा f1 के। अगर f0 f1 के बराबर है तो तीसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई रोल्स थ्योरम की। अगर तीनों कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब हम क्या बोल सकते हैं? अब हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट at least one c belongs to 0 to 1 such that, या इसको मैं c की बजाय x से लिख देता हूँ, ठीक है। there exist at least one x belongs to 0 to 1 such that f dash x should be 0। तो अब f का f डैश करना है हमको, तो जैसे ही इसका f डैश करेंगे तो वापस से ये वाली चीज़ आ जाएगी, a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a n इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 में जरूर आएगा, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? कर सकते हैं ऐसा? तो चलिए एक क्वेश्चन के ऊपर और आते हैं, वो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बोला गया लेट फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो f(x) के बारे में पहले से ही बता रखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंगिंग्स टू a टू b सच दैट 2c इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू f डैश c इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि एक c ऐसा जरूर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हमको ध्यान से अभी देखना पड़ेगा। तो क्योंकि आप जानते हो अगर रोल्स थ्योरम को यूज़ करना है, रोल्स थ्योरम अगर अपन को यूज़ करना है तो आप क्या बोलोगे? सर रोल्स थ्योरम में तो लास्ट में हम ये प्रूव करते हैं कि कुछ f डैश x जो होता है वो c जो है वो कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब जाके हम रोल्स थ्योरम का यूज़ करने का सोचते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और फंक्शन किसको अज्यूम करते हैं? फंक्शन किसको अज्यूम करते हैं कि इधर 0 बनाने के बाद यहाँ पे जो चीज़ आती है उसके इंटीग्रेशन को हम फंक्शन यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ आती है उसका इंटीग्रेशन हम देखते हैं, तो उसको f(x) एक बार हम अज्यूम कर लेते हैं, ताकि लास्ट में हम लिखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन, तो वापस से वही चीज़ आ जाएगी जो हमको चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, पहली बात तो सामने 0 नहीं है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो 2 मिनट में हम हल कर सकते हैं। तो ये हो गया 2c इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जो काम अभी हम कर रहे हैं वो सारा रफ में कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो अपने दिमाग में ये कर रहे हैं। ये अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, आंसर इसका स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे हम स्टार्ट नहीं करते आंसर को। ठीक है, तो रफ में हमने क्या देखा कि सबसे पहले सामने 0 बना दिया। अब सामने 0 बनाया तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? कोई f तो पहले से ही इन्वॉल्व है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये होनी चाहिए g डैश c। f तो पहले से ही इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं ऐसा मतलब इसको f नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये चीज़ जो है वो किसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए,
भाई सी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ए और बी उसके सामने कांस्टेंट है, सी जो है वही वेरिएबल है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो इसका ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, उस fx को अगर आप सोचना चाहो, उस gx को आप सोचना चाहो, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से आ जाएगा भाई 2c डिफरेंशिएशन आया है तो रहा होगा एक्स स्क्वायर, और ये तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b, ये तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ पे f डैश c है तो वो रहा होगा fx, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, फिर से देख लेना मैंने कैसे सोचा है। तो भाई डिफरेंशिएशन में 2c आया है तो ओरिजिनल फंक्शन में क्या रहा होगा, सी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर का आंसर 2x, और फिर सी रख देंगे एक्स की जगह तो 2c आ जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। फिर ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ गया, और एफ डैश सी कब आया होगा, जब वहाँ ऊपर एफ एक्स रहा होगा, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब क्लियरली मुझे पता चल गया कि ये जो फंक्शन है जी एक्स, इसके ऊपर मुझे रोल्स थ्योरम यूज करनी है। तो ये gx मैंने कहा अभी अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर अपना यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट gx इज इक्वल टू दिस। ये कहाँ से लाए हैं, ये अपने दिमाग की रचना है, क्रिएशन कंपनी ने किया है इसको खुद से। कैसे किया है ये अगर आप समझे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं अगर समझ में आया कि ये कैसे किया है तो आपको वीडियो दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे कोई भी क्वेश्चन आप नया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा अपन को नहीं करना है कि इन्हीं क्वेश्चंस को अपन रट लें, हमको नया क्वेश्चन भी करना आना चाहिए, और वो कब हो पाएगा, जब हम समझेंगे कि ये फंक्शन हम लाए कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन अपना है। अब क्या करना है, तीनों कंडीशन ट्रू करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी वाली, तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, और एफ एक्स इसने दे रखा है कॉन्टिन्यूस है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा। इसी तरीके से दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस भी हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा। मतलब कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो है, एफ एक्स के बारे में इसने पहले से ही बोल रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तीसरी कंडीशन एक बची है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं क्या। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जी ऑफ ए कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, अपन को किसको चेक करना है, जी ऑफ ए को, तो जी ऑफ ए बराबर होता है क्या, जी ऑफ बी के। ठीक है, तो जी ऑफ ए कितना आएगा, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी जीरो आता है क्या, ये चेक करना है अपन को। ठीक है, एक ही बात है ना, जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी चेक करूँ, या फिर जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो चेक करें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या आ जाएगा, जी ऑफ ए मैं निकाल रहा हूँ, तो ये आएगा ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आ गया है जी ए, माइनस जी बी कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि एक कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर एफ ऑफ ए आया है, ए स्क्वायर एफ ऑफ ए, और यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर एफ ऑफ बी माइनस का, और यहाँ से ए स्क्वायर एफ ऑफ बी, ए स्क्वायर एफ ऑफ बी, ये रहा ए स्क्वायर एफ ऑफ बी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सब कुछ कैंसिल होकर आंसर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। कर लेना, टाइम बचाने के लिए आप कर सकते हो, तो ये आ जाएगा जीरो। मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि जी ऑफ ए जी ऑफ बी के इक्वल है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो मैं क्या बोलूँगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग्स टू ए टू बी सच दैट g डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम जानते हैं g डैश सी कितना आएगा, जो हमसे पूछा है वही g डैश सी आएगा, क्योंकि उसी की हेल्प से तो हमने gx क्रिएट किया है। तो g डैश सी कितना आ जाएगा, 2c f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f डैश c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो उसको उधर भेज देंगे, तो ये जो अपन को प्रूव करना है वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें बोला गया है, अच्छा इसका नाम क्या है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये अलग से थ्योरम भी होती है, बट रोल्स थ्योरम की हेल्प से इसको हम ला सकते हैं, इसीलिए अलग से हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको बस ओनली क्वेश्चन की तरह पढ़ रहे हैं। तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन ए टू बी एंड डिफरेंशियल फंक्शन इन ओपन ए टू बी। ठीक है, where gx is monotonic
इन द गिवन इंटरवल। जी एक्स मोनोटोनिक है, ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। ये दिया, ठीक है। तो थोड़ी सी हिंट मैं आपको देता हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था भाई, इसमें दो फंक्शन नहीं थे, एक ही फंक्शन था। तो सबको एक तरफ लाते थे, सामने जीरो बनाते थे, और सामने जीरो बनाते थे तो उसका इंटीग्रेशन हम सोचते थे और उसको एक नया फंक्शन हम मानते थे, उसके ऊपर हम रोल्स थ्योरम यूज करते थे। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप इस चीज को इधर ला के जीरो बनाते हो, आप RHS को इधर लाते हो और इसको जीरो बनाते हो इज इक्वल टू में, तो फंक्शन क्या बनेगा आपका एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी माइनस ये कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट से तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन तो दिस कांस्टेंट इनटू एक्स हो जाएगा, बट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी का इंटीग्रेशन आप नहीं सोच पाओगे, क्योंकि दो फंक्शन अगर अपोन में होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन हमको आता ही नहीं है डायरेक्टली। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये इस फॉर्म में नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दोनों अलग अलग हो जाएं, और उसको कैसे अलग करते हैं ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम gx को इधर ले जाएंगे, gx को इधर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इंटू जी डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। पहले इसको उधर ले जाएंगे फिर सबको इधर ले आएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक hx फंक्शन आप खुद से एज्यूम कर लीजिए, जो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा fx माइनस, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी gx। तो इस फंक्शन के ऊपर आपको क्या करना है ये आप जानते हैं, और ये फंक्शन कैसे आया है ये थोड़ा मैंने समझा दिया है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको प्रूव करके आपको दिखाना है। क्लियर है? चलिए